नमस्कार दोस्तों, BS पाल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हम लोग इसका हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने समरी करवा रखा है आपको, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है समरी का तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से देख लीजिए। और जब तक आप लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट भी किए हैं उसका भी प्ले अलग बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जब तक दोस्तों आप लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं देखिएगा या समरी नहीं पढ़िएगा तब तक आपको प्रश्न समझने में कठिनाई आ सकती है। याद रखिएगा, कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप वो देख लेते वीडियो और उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आशा है कि आप लोग समझदार हैं, देख ही लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपके एग्जाम में देखिएगा प्रश्न जो है यहीं से पूछेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बड़े बड़े चैनलों के पीछे मत भागिए। आपको जो दे रहे हैं, जो आपको बता रहे समझा रहे उसको देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या आप क्या कहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF सारा विषय का मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। दोस्तों याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख क्या कर रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं बताइए। तो गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ कर रहा है कि गांधी, यहाँ देखिए ज़्यादा हिंदी का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा इंग्लिश का ही प्रयोग, क्योंकि आपको याद करना है अंग्रेजी। हम जानते हैं बच्चे को याद करने में जो है अपना लैंग्वेज आपका नहीं है, जो कि आप कभी अच्छा से पढ़े नहीं है और आकर के यहाँ पे बहुत बच्चा ऐसा है जो पढ़ा है, ऐसा बात नहीं है। कुछ बच्चा ऐसा है जिन्होंने काफ़ी अच्छा तैयारी नहीं किया है, जिस कारण उनको प्रश्न उत्तर याद करने में जो है कठिनाई हो रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ नहीं करूँगा, अंग्रेजी ज़्यादा यूज़ करूँगा, जिससे कि आप उसको रिपीट करके याद कर लीजिएगा, मेरे साथ बोलते रहिएगा। गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज ए पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। फिर बोलिए, गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज ए पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, ही नोन एज बापू, ही नोन एज बापू, और क्या कहते हैं, द फादर ऑफ द नेशन। ही नोन एज बापू या और द फादर ऑफ द नेशन, वह बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। ठीक है, एंड डाइड इन 30 जनवरी 1948 एंड डाइड इन 30 जनवरी 1948, तथा उनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज ए वेपन्स टू सेट इन इंडिया फ्री टू ब्रिटिश रूल। फिर समझिए, ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज ए वेपन्स टू सेट इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यानी कि इसका हिंदी हुआ कि उन्होंने भारत को अंग्रेजी राज से आज़ाद करने में सत्य तथा अहिंसा को हथियार के रूप में अपनाया। यानी कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी ने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने आज़ादी के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, अंग्रेज़ों के जो नियम कानून थे, अंग्रेज़ों का जो मतलब हम लोग इतना हमारे पूर्वज सह रहे थे, जो भी अत्याचार, जो भी उनका जो है मतलब अपना मनमानी चलता था, उसको हमें उनसे आज़ादी दिलाने के लिए जो महात्मा गांधी ने सत्य का रास्ता अपनाया और अहिंसा का रास्ता अपनाया। अहिंसा का मतलब हुआ कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा न करके जो है प्यार से, मोहब्बत से, या बात उनसे मनवानी है किसी न किसी तरह से, समझे, इस तरीका से उन्होंने उसको हथियार बनाया, सत्य को और अहिंसा को, और उन्होंने जो है हमें सही से मतलब सही तरीका से आज़ादी दिलाया। ठीक है, और जिसके कारण आज हम लोग आज़ाद है और फ्रीडम है, यानी कि अंग्रेजों के जो रूल थे उनसे, ठीक है, नियम थे उनसे। व्हाट डिड, मैं दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं जितना मुझसे हो पाया है मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब अपनी भाषा में, जो देहाती भाषा होता है उस तरीका से मैं क्या किया हूँ कि प्रयास किया हूँ आपको समझाने का। ज़्यादा बड़ा परिभाषा दे रहे हैं, नहीं ज़्यादा कुछ आपको क्या कहते हैं बड़ा लैंग्वेज है। आप छोटी छोटी बात है जिसको आप याद करके 2-3 बार वीडियो देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। देखिए गाना जब सुनते हैं आप, म्यूजिक जब सुनते हैं तो याद हो जाता है कि नहीं याद होता है।
उसी तरीका इसको जब बार बार आप एयरफोन लगा लीजिए कान में, उसको सुनते रहिए, देखिए याद हो जाएगा, गारंटी याद होगा। ठीक है, व्हाट, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2-3 बार रिपीट करो जिससे कि आपको याद हो, क्योंकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन में उल्टा करके, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, यानी कि गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया था, बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। फिर सुनिए, देखिए, गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट बिहार ब्रिटिश रूल लीड बाय महात्मा गांधी इन बिहार इंडिया। ठीक है, देखिए ये गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन था। फिर सुनिए कि इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लीड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन इज द मोड, सॉरी पहले इसका हिंदी बता देता हूँ। कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप जो है आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं, बताइए। तो देखिए, civilization is that mode of conduct which points out, यानी कि points out का मतलब दूसरा वर्ड हो सकता है to show, जो दिखाती है, a man to the path and performance of duty, यानी कि फिर समझिए इसको कि सभ्यता जो है वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का प्रदर्शन और पथ यानी कि रास्ता को बताती है। फिर ना वेयर एज, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, वेयर एज कल्चर इज, यहाँ वेयर एज है, ठीक है, वेयर एज कल्चर इज एन आइडियाज। ठीक है, ये कि जबकि संस्कृति जो है क्या है, देखिए हम बताते हैं, वेयर एज कल्चर इज एन आइडियाज कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पीपुल और सोसाइटी, जबकि संस्कृति किसी समाज या उसमें रहने वाले लोगों का एक विचार, रीति रिवाज या सामाजिक व्यवहार है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी जो संस्कृति जो है, कोई भी संस्कृति है, कहीं की भी संस्कृति है, वो क्या है, समाज या उसमें रहने वाले लोगों की क्या है, एक विचार है। ठीक है, उनकी जो आइडिया है, ठीक है, उनकी कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनका जो सोशल बिहेवियर यानी कि सामाजिक व्यवहार है। आशा है कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, What do you our holy spectral tells about universal human values। फिर समझिए, What do our holy spectrals टेल अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन्स वैल्यूज, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे पवित्र ग्रंथ सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। क्या मतलब हुआ कहने का, आप लोग लिख लीजिए इसको अगर हिंदी लिखना चाहते हैं, कि हमारे पवित्र ग्रंथ जो है वह सार्वभौमिक ग्रंथ जो है सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। तो देखिए हम देखते हैं आपको कि आवर हॉली स्पेक्चर्स, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक, क्योंकि सबका देखिए अपने अपने पढ़ने का स्टाइल होता है। ठीक है ना, टीच अस टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, क्या कहता है, ह्यूमैनिटेरियन काउज एंड इवन ट्रीट आवर नेबर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स एंड नॉट टू काउज एनी डिफिकल्टी टू देम। फिर समझिए, इसको हम समझा रहे हैं कि आवर हॉली स्पेक्चर टीच अस टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैन HUMAN ह्यूमैनिटेरियन काउज एंड, फिर पढ़िएगा इसको, देखिए हम इसलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है 2-3 बार बोलेंगे दोस्तों, तो रिवाइज होते रहेगा। ठीक है, जो क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, काउज, ठीक है, काउजेज एंड इवन ट्रीट आवर नेबर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स एंड नॉट टू काउज एनी डिफिकल्टी टू देम, यानी कि हमारे पवित्र ग्रंथ, यानी ग्रंथ मतलब शास्त्र, हमें मानवता के लिए कार्य करने की सीख देती है और हमारे पड़ोसी के साथ यथासंभव अच्छा व्यवहार करने और उन्हें कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमें क्या करते हैं,
प्रेरित करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आपको हिंदी ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, अंग्रेजी को ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन अंग्रेजी में ही वहाँ पे। ठीक है, अब कर रहा है 5वां क्वेश्चन कर रहा है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है वह यूरोपियन जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे कैसे हमारी सभ्यता भिन्न है, अलग है। चलिए जानते हैं हम लोग। द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन इज दैट द इंडियन सिविलाइजेशन क्या कहता है, emphasize in limiting the inclusions in luxurious, where European civilization believe in promoting it। यानी कि भारतीय सभ्यता तथा यूरोपीय सभ्यता में जो है ना, भारतीय सभ्यता तथा यूरोपीय सभ्यता में मुख्य अंतर यह है, जो मेन अंतर है, जो क्या मेन अंतर, देखिए मुख्य अंतर क्या है कि भारतीय सभ्यता भोग विलास में कमी पर जोर देती है। कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता जो है, जो आपकी वासना है, जो आपकी भोग विलास है, जो आपके मन में आता है, जो मन उसको कर लो, इस पे बहुत कम जोर देती है। ठीक है ना, ऐसे भी आपको पता होगा कि आपके घर में अगर आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, तो दादाजी देखते होंगे कि फटकारते होंगे कि चट्टा तुम ये काम करता है, तुम्हारा जो मन होता है सो काम करता है। आप लोग देखिए होंगे कि ज़्यादा छोटा छोटा जो लड़का होता है, जो अभी टेंडर एज का लड़का है, कहने का मतलब जो अभी आप किशोरा अवस्था में है, इसको तूफान तनक अवस्था कहते हैं। इसमें आपको भोग विलास यानी कि जो मन में आए, दोस्तों के साथ रहना, जो मन आए, मोबाइल लेना, मोबाइल में रील देखना, रील बनाना, इसको एक तरह से कहा जाए तो इसमें हमारी सभ्यता है वो बहुत कम जोर देती है। हमारी संस्कृति जो है इसमें बहुत कम जोर देती है। भारत की सभ्यता इन भोग विलासों से दूर करना चाहती है हमारे बाल बच्चे को, हमारे जो लोग हैं यहाँ के उनको, जबकि यूरोपियन सभ्यता इनके प्रचार प्रसार में विश्वास रखती है। वहाँ की जो सभ्यता है ना, आप जापान जाकर देखिए, जापान चले जाइए, वहाँ का आपको अगर जापान के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। यानी वो सब की सभ्यता जो है भोग विलास पर आधारित है। जो मन होता है वो करो, जिसको मैंने मतलब पैदा कर दिया, बाल बच्चा को छोड़ दिया, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो मन है सो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं उसको। लेकिन हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे भारत में हम जब तक उनका जो है शादी विवाह नहीं हो जाता, जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, अपने फैमिली को संभाल नहीं पाता है, तब तक हमारे पिताजी हम पे केयर करते रहते हैं और वो देखते हैं कि अब मेरा बेटा जो है, अब मेरा बेटा समझदार हो गया है, मेरे बराबरी में आ गया है, उनको मेरा चप्पल होने लगा है, एक तरह से माना जाता है, अब वो बेटा मेरा संभाल सकता है फैमिली को। तब पिताजी कहता है कि ठीक है बेटा, अब हमें संन्यास लेने दो इन सभी घरों से, अब मैं अपने जीवन जो मेरा जितना बचा हुआ है उस जीवन को मैं भगवान की भक्ति में लगाना चाहता हूँ, भगवान में खोना चाहता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जो है ये हमें छोड़ते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये लोग जो है, जो पश्चिमी लोग हैं, वो लोग बच्चे को जो है ना, हमें लगता है जब बच्चे जो पैदा होता है ना, तो वो क्या कहते हैं, मोबाइल पे एक बार हम वीडियो देख रहे थे, शॉर्ट वीडियो, वो बच्चा नाभि जो है ना अपने से ही काट लेता है। वो वीडियो बताइए, वो वीडियो बच्चा पैदा लेता है, उसके बाद उठ के जो है क्या कहते हैं, वो मोबाइल पे देखता है, वो बच्चा कैसे गूगल सर्च करता है कि कैसे नाभि काटा जाए। वो डॉक्टर साहिबा देखती रहती है, वो अपने से काट करके उठ पुट के जो है वो मतलब खेलना चालू कर देता है, मतलब अपना मोबाइल चलाना चालू करता है। मतलब ऐसे सभ्यता वहाँ की, आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए तो इस तरह की सभ्यता हमारे देश को नहीं चाहिए, और हमें कोई भी कितनों गाली दे, कितनों कोसे, फिर भी हमारी सभ्यता जो है हमारे लिए बहुत अच्छी, याद रखिएगा। ठीक है, वैसा सभ्यता नहीं चाहिए जो हमारे बाल बच्चे को, हमें, हमारे भाई बहनों को बिगाड़े। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई डज गांधी जी सेज दैट, गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो हमारी जो माइंड है, हमारे जो दिमाग है, वह एक आरामदायक चिड़िया है। ठीक है, यानी कि जो है, फिर देखिए व्हाट मेक्स दैट माइंड, द माइंड इज रेस्टलेस, यानी इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी हुआ, आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए दोस्तों, कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मन को बेचैन करने वाला कारण क्या है बताइए। मन जो है एक क्या है, एक बेचैन क्या है, पक्षी है, बेचैन रेस्टलेस बर्ड है, यानी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा, जाने का चांस बनता है दोस्तों। ठीक है ना, जितना हमसे हो पा रहा है दोस्तों, आप लोगों के लिए बेटर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मतलब ये मन को बेचैन करने वाला कारक क्या है, किस कारक से, यानी किस कारण से इतना मन हमारा बेचैन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं दोस्तों। आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज
द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। देखिए हमारा मन जो है ना एक बेचैन पक्षी है, इसलिए क्योंकि जितना अधिक मिलता है ना, यानी कि इसे जितना अधिक मिलता है, बिकॉज मोर इट्स गेट्स, यानी कि जितना अधिक मिलता है, मोर इट्स वांट्स, यानी कि उतना ही अधिक वह क्या करता है, चाहने की इच्छा रखता है और चाहता है। हाँ, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी वह असंतुष्ट ही रहता है। ठीक है, अब कहने का मतलब अगर नहीं समझे तो मैं आपको देहाती भाषा में समझा रहे हैं। देखिए जब आपको क्या कहते हैं, साइकिल है, तो जब साइकिल आप खरीद लीजिएगा तो आपको मन करेगा कि मोटरसाइकिल पे चढ़ने का। जब मोटरसाइकिल खरीद लीजिएगा तो मोटरसाइकिल जब कुछ दिन चला लीजिएगा तो मन करेगा कार पे चढ़िए। जब कार चला लीजिएगा तो आपको पता नहीं बस खरीदने का मन करेगा या एरोप्लेन खरीदने का मन कर जाएगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए ये मन जो है हमारा संतुष्ट कभी नहीं होता है, याद रखिएगा, ये असंतुष्ट रहता है। हमारे अंतर आत्मा, सॉरी, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे देखिए कि अल्टीमेट नंबर्स ऑफ आवर इनर वांट्स मेक आवर माइंड रेस्टलेस बर्ड। अल्टीमेट नंबर्स ऑफ आवर इनर वांट्स मेक आवर माइंड रेस्टलेस बर्ड, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे अंतर आत्मा की अनंत इच्छाएं हमारे मन को एक बेचैन पक्षी बना देती है। जो हमारी अंतर आत्मा में जो आनंद है, जो हमारी अंतर आत्मा में जो अनंत इच्छाएं छुपी हुई है, हमारे अंतर आत्मा में, हमारे मन में जो इतनी इच्छाएं हैं, इच्छाएं हमारे मन ने पाल रखा है, उस अंदर में जो आत्मा के अंदर, जो हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हैं ना, उस इच्छा को हम पूर्ति करने के लिए अपने माइंड को एक बेचैन पक्षी बना देते हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी क्यों है। हम आप समझिए, आपके अंदर भी हमारे अंदर भी कुछ न कुछ कॉजेज है, कुछ न कुछ जो है मतलब अंतर में जो है हमारे अंदर इच्छाएं अभी भरी हुई है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन त्याग करते हैं और उस इच्छा को हम लोग पा लेते हैं। बोले जैसे आपके अभी सामने क्या है, अभी आपके अंतर आत्मा में, आपके मन में इच्छा में आपको है अभी कि हमें 12th क्लास में टॉपर बनना है, जिला टॉपर या बिहार टॉपर बनना है। आपके अंदर इच्छा पाले, आपने इच्छा पाले हैं, आपका दिमाग बेचैन चिड़िया की तरह बेचैन है कि कहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, किस टीचर का अच्छा फंस जाएगा एग्जाम में, किस सर का सब्जेक्ट जो है हमें अच्छा से मतलब समझिए कि बेचैन पक्षी की तरह आपको अभी केवल मार्गदर्शन का जरूरी है। दोस्तों याद रखिएगा, सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। एक याद रखिएगा, एक ट्रैक मान लीजिए पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो उसका जो बोगी है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है इतना, समझे ना, वो सिर्फ केवल चलने का काम करती है, यात्री को ले जाने का, चल उस पर बैठने का काम करता है यात्री बोगी में, ठीक है। लेकिन जो इंजन है ना, इंजन, वो इंजन बहुत मायने रखता है। इंजन अगर आपका ज़्यादा मजबूत है ना तो आपको फास्ट में पहुंचा देगी, ठीक है ना। अगर इंजन कमजोर है तो आपको बहुत धीरे धीरे ले जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि ये यात्री किस पे निर्भर है, इस इंजन पे। तो आप भी एक टीचर आपको अच्छा मिल जाए, अगर ये सही मार्गदर्शक मिल जाए, आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो आप कोई चीज को जल्दी ही हासिल कर लीजिए, याद रखिएगा। नहीं तो बहुत ही इसी तरह बेचैन चिड़िया की तरह भटकते हैं। अब खैर यहाँ पे हम तो आपको समझाएं कि बेचैन मन पर क्यों है आपका, लेकिन कितना आदमी का मन भोग विलास में भी बेचैन होगा, तो आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग जानते ही हैं। मोबाइल का रील देखने वाले विद्यार्थी को भी मेरा आग्रह है कि प्लीज़ भाई, अब समय आपके लिए नहीं बचा हुआ है, समय आप बहुत क्या कहते हैं कीमती होता है, रखिएगा। टाइम इज मनी, बहुत जरूरी है आपको, ये एक एक पल आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है। जब समय बीत जाएगा, जब आप ये वीडियो, हमें आशा है कि अगर जब अंतिम समय में देखिएगा तब कहिएगा कि काश ये वीडियो को शुरू से देखते रहते अभी, तो मतलब कितना फ़ायदा होता। खैर चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वैसे बीच बीच में आपको हम टोक देते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, देखते रहिए, समझिए क्या कह रहे बड़े भाई का नाता आपको समझा रहा हूँ मैं। नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन में कर रहा है कि 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर, क्यों हमारे पूर्वज डिस्कस्ड, क्या कहते हैं, डिस्कस्ड फ्रॉम अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर डिसयूडेड लिखा हुआ। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर डिड दे डू नॉट राइट थिंक। यानी कहने का मतलब हुआ, क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से क्यों विमुख किया, बताइए, क्या उन्होंने सही काम किया? फिर समझिए कि वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसयूज्ड,
ठीक है ना। हमारी जो पूर्वज थे हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से आवर लग्जरियस एंड प्लेजर, यानी कि जो सुख सुविधाओं से जो है डिड दे डू नॉट राइट थिंग, यानी कि वो जो उन्होंने जो सुख सुविधाओं से हमें विमुख किया, उन्होंने जो हमें सुख सुविधाओं से वंचित किया, ये क्यों किया बताइए? उन्होंने क्यों हम पे इतना अत्याचार किया? क्यों, क्या कारण था बताइए? अभी आपको लगता होगा आपके पिताजी या आपके माताजी या दादाजी आपको फटकारते होंगे, कहता होगा कि बाबू समय मोबाइल पे मत ज्यादा दो, मत बर्बाद करो, ठीक है ना। तो आपके लिए क्यों कह रहा है? आप बताइए, एक तरह से आप मोबाइल जो है ना एक भोग विलासिता का ही जो है दूसरा रूप है, समझ लीजिए। सबसे बड़ा एग्जांपल मोबाइल है आपके पास, समझे ना। जो भी बच्चा मोबाइल ज्यादा देखता है, पढ़ाई देखना जरूरी है। अब हमारे लिए जब पहले सुविधाएं नहीं थी, डिजिटल इंडिया मतलब जो सुविधाएं नहीं थी, तो हम लोग उतना नॉलेज नहीं जान पाते, मतलब ले पाते थे। लेकिन अब जब हमारे पास सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे टीचर मिल रहे हैं हमें, अच्छे अच्छे टीचरों से, देश के कोने कोने के टीचरों से, देश विदेश के जो है कोने कोने के टीचरों से हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हमें उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। देखिए 10 मिनट 5 मिनट देखिए, न्यूज़ सुनिए, कोई अच्छा जो है भक्ति वाला चैनल लगा करके जो है उसको देखिए, जो है जिससे कि आपका माइंड जो है अस्थिर रहे, गलत काम की तरफ नहीं एग्रेसिव हो, ठीक है ना, वो चीज़ देखिए। लेकिन शॉर्ट वीडियो सब नहीं मत मारिए दोस्तों, याद रखिएगा। शॉर्ट वीडियो बहुत जीवन को शॉर्ट कर रहा है, आपके जीवन को, समय बहुत आपका जो है बर्बाद हो रहा है। खैर चलिए देखिए, तो हमारी जो पूर्वज थे उन्होंने हमें लग्जरियस लाइफ से जो हमें वंचित क्यों किया बताइए? उन्हें हमें हमारी जो सुख सुविधाओं थी उनसे वंचित क्यों किया? तो जानते हैं हम लोग क्यों किया। Our ancestor disused, ठीक है ना, disused us from luxurious and pleasure because it leads us to unlimited numbers of wants which never could be achieved। यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोका, क्योंकि ये अनंत इच्छाओं की ओर ले जाता है। आपको हमने बताया जस्ट अभी, इसलिए उन्होंने हमें भोग विलासिताओं से रोका, हमारे पूर्वजों ने रोका, क्योंकि जो हमारे मन में, हमारे अंतर मन में बहुत सारी इच्छाएं हमने पाल रखा है ना, उन इच्छाओं को अगर पूरा करना चालू कर दे तो पता चलेगा हम लोग जेल में रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं ना कि रूल जो है सब कुछ का बना हुआ है। आप अगर मनमानी करने लगिएगा तो आपके लिए जो है मतलब कुछ ऐसा गलत कदम उठा लीजिएगा तो आपका जगह कहाँ है। जैसे मान लीजिए कितना बच्चा को सिगरेट पीने का मन करता है, कितना को शराब पीने का मन करता होगा, कितना को खैनी बीड़ी ये सब पीने का मन करता होगा, तो ये सब भी तो आपके अंतरात्मा में होगा। ये कितना को नहीं भी करता होगा। तो इन सारे गंदे गंदे चीज़ों को से हमें क्या किया, उन्होंने बचाया, उन्होंने रोका। भोग विलासिता से या कि वासनाओं से, किसी को देख करके बुरा ना सोचे, इन सारी चीज़ों से उन्होंने क्या किया, इन आनंदों से हमें क्या किया, उन्होंने रोका, हमारे पूर्वजों ने। यस दे डिड द राइट थिंग, हाँ उन्होंने अच्छा काम किया। क्या किया, अच्छा काम किया कि नहीं किया? हाँ उन्होंने अच्छा काम किया, याद रखिएगा। आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में क्या कर रहा है, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक with the same kind of plot as excited thousands of years ago, ठीक है। एंड पहले पढ़ लेता हूँ, should we do the same things even today। समझिए, कह रहा है, फिर समझिए, why according to Gandhi have we stuck with the same kinds of plot as excited thousands of years ago, should we do not do the same things even today। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या देखिए कि जो हमारे, देखिए अगर गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कहने का मतलब गांधी जी के अनुसार हम हजारों साल पहले, ठीक है ना, गांधी जी अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड्स ऑफ प्लॉफ एज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि हम हजारों साल पहले जो है हल का ही प्रयोग क्यों करते आ रहे हैं। अब बताइए, गांधी जी के अनुसार कह रहा है कि हम हजारों साल पहले, गांधी जी के अनुसार जो है वो कह रहे हैं कि हम हजारों साल पहले वाले हल का ही प्रयोग क्यों करते आ रहे हैं, क्यों नहीं नया हल को हम ढूंढते हैं, क्यों नया हल करते हैं, क्यों आज भी हम वही करना चाहते हैं बताइए। तो ऐसे बात हमें ये समझा रहे हैं, ठीक है। किसके अनुसार, गांधी के अनुसार। देखिए, नो नहीं, वी आरंट डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन इवन टुडे हियर।
नहीं, हम एक ही काम को आज तक जो है बार बार नहीं कर रहे हैं। वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एक्सिटेड, ठीक है ना, थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। यहाँ गांधी जी का मतलब है कि हजारों साल से हम उसी तरह की हल के साथ काम कर चुके हैं, ठीक है ना। मीन्स यानी कि इसका अर्थ हुआ कि किसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, इज मीन्स बाय गांधी जी दैट इज दैट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज इमूवेबल एंड स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन। यानी कि गांधी जी ने कहा कि हजारों साल से हम उसी तरह के हल के साथ काम कर चुके हैं, ठीक है ना, से यानी कि हमारी सभ्यता अचल है और अभी भी हमारे आधार पर टिका हुआ है। यानी कि इसलिए हम लोग जो है हम अपनी सभ्यता को बरकरार रखने के लिए जो है उसी हल का हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि इसलिए हम जो है हजारों साल पहले के हल को भी आज भी यूज कर रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो अचल रहे, दृढ़ रहे और टिका हुआ रहे, ठीक है। अब आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। देखिए अगला 9th क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, व्हाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वे बड़े शहरों को कैसे देखते थे। हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, व्यू का मतलब होता है देखना, कि हमारे जो पूर्वज थे वे बड़े शहरों को कैसे देखते थे। वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, वे छोटे गांवों से संतुष्ट क्यों थे, बताइए। तो चलिए जानते हैं हम लोग। आवर एंसेस्टर व्यू फॉर लार्ज सिटीज वाज दैट, जो हमारे पूर्वज थे ना, सॉरी दोस्तों, चलिए हम पहले हिंदी नहीं, पहले हम जो है इंग्लिश पढ़ देते क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी तो आप लोग पहले भी जानते हैं, सिर्फ देखिए ध्यान दीजिए कि आवर एंसेस्टर व्यू फॉर लार्ज सिटी वाज दैट इन लार्ज सिटी देयर इज ए, क्या कहते हैं, गंगास ऑफ थीव्स, रोबर्स, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, and that poor man would be robbed by rich man, but in village there is nothing like that. That why our ancestors were satisfied with small villages, but in village there is nothing like that. That why our ancestors were satisfied with small villages. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पूर्वजों को जो है ना बड़े शहरों की प्रति अवधारणा थी, कि वह उनका जो कहना था, हमारे पूर्वजों का बड़े शहरों के प्रति क्या कहना था, उनकी क्या सोच थी कि वहां लुटेरों का गिरोह है। यानी कि शहर में कौन रहता है, लुटेरों का गिरोह रहता है, वैश्यावृत्ति और बुराइयां इनमें फले फूलेगी। शहर में रहने से क्या होगा कि वहां पे वैश्यावृत्ति, बुराइयां फैलेगी, ठीक है ना। गरीब लोगों को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। मान लीजिए कैसे, तो अमीर लोग दुकान खोल देगा बड़ा, ठीक है ना, बड़े साड़ी का दुकान, कपड़ा, कोई भी कपड़ा दुकान हो और उसमें दाम होगा 200 टका, तो गरीब किसान को देख करके कहेगा 300 रुपया दाम होगा। अभी भी ऐसे ही हो दोस्तों, हो रहा है लगभग में, कहीं होता है ऐसा। तो कह उनका अवधारणा था, देखिए पहले ही हमारे पूर्वजों ने सोच रखा था कि, लेकिन मतलब गाँव के लोगों का अवधारणा था कि शहर में जो है ना वो लुटेरों का गिरोह रहता है और वो क्या करेगा, गरीब लोगों को अमीर लोग के द्वारा लूटा जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पूर्वज छोटे से गांव में खुश थे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पूर्वज जो है गांव में इसलिए खुश रहते थे कि उनका कहना था कि शहर में जैसे ही हम जाएंगे, शहर में जो पहले से लोग रह रहा है वह धंधा करता है, अच्छा धंधा करता है, पैसा कमाना चाहता है, चाहेगा हमसे मुनाफा चाहेगा वो, तो उनकी मतलब वहाँ पे, यहाँ पे तो गांव में रहेंगे तो हम खेती बाड़ी करके अपना दिन गुजारा कर लेंगे, गरीबी मिटा लेंगे। लेकिन जैसे ही शहर में जाएंगे तो वहाँ पे पेट पालने के लिए कौन खेती करना हो, वहाँ शहर में कौन खेती करेगा बताइए।
तो गांव में रहने से फायदा यही है कि खेती गृहस्थी करने के बाद जो है उनको अपना जो है अपना भी खाना खा लेगा वो, और मवेशी को भी देख लेगा। लेकिन शहर जैसे जाएगा तो वहां पे केवल उसको जो है आनंद मिलेगा, आराम मिलेगा, उसके बाद कोई काम भी नहीं कर पाएगा, उसके बाद अमीरों को दर लुटा जाएगा। इसी सोच के कारण जो है गाँव के लोग जो है हमारे पूर्वज शहर नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा इसका। प्रश्न 10 में करा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, यानी कि इसका जो जवाब है कि क्या करा है कि हमारे जो पूर्वजों ने सच्चा स्वशासन कैसे प्राप्त किया। हाउ डिड आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने कैसे प्राप्त किया, एंजॉय ट्रू होम रूल, जो सच्चा स्वशासन है वो कैसे प्राप्त किया उन्होंने। देखिए तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि everyone's work in society was divided. They all lived independently and followed their occupations because of these kinds distributions of works and responsibilities bring peace and harmony in the society. यानी कहने का मतलब फिर से पढ़ लेते एक बार, एवरीवन्स वर्क इन सोसाइटी वाज डिवाइडेड, दे ऑल, मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको फायदा हो दोस्तों। दे ऑल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्लोइड इन देयर ऑक्युपेशंस बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रिंग्स पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। समाज में हर किसी का काम बांटा हुआ था। याद रखिएगा कि समाज में जो था हर किसी का काम क्या था, बांटा हुआ था। एवरीवन्स वर्क सोसाइटी वाज डिवाइडेड, यानी कि समाज में हर किसी का काम क्या था, बांटा हुआ था। दे ऑल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्लोड देयर ऑक्युपेशन, यानी कि वे सभी आत्मनिर्भर थे और अपना व्यवसाय किया करते थे। बिकॉज देखिए बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रिंग्स पीस ऑफ हार्मोनी एंड सोसाइटी, क्योंकि काम और जिम्मेदारी के इन प्रकार के वितरण के कारण जो है समाज में शांति और सद्भावना थी। देखिए इसलिए काम बंटा हुआ था। काम बांटने से क्या हो रहा था समाज में कि सभी के अंदर जो है, अब दूध वाला के यहाँ, ग्वाला के यहाँ जाता था तो दूध लेता था, उनका काम था केवल माल जाल को मवेशी को खिलाना, दूध निकालना। कमार के पास जाता था, जो बढ़ई होता है उसके पास जाता था, तो वो क्या करता था, उनके यहाँ जाने के बाद जो है जितना भी लोहा लक्कर का काम था, जो भी बनाना था, औजार बनाना था, उसके पास जाकर बनाता था। कुम्हार के पास जाता था बर्तन बनाने के लिए, बर्तन सब लेने के लिए, जो जिसमें हम लोग जो रोटी बनाते हैं उसमें क्या कहते हैं, या कोई भी जिसको हम लोग पूजा पाठ के लिए जो बर्तन यूज करते हैं, उन सारे मतलब सभी इंसानों का काम क्या था, समाज में बटा हुआ था, जिससे हमें शांति और सद्भावना मिलती थी। यानी कि सभी का जो है अलग अलग काम रहने के कारण जो है सभी को मिलजुल के जो है काम करने में आनंद आता था, और पूर्वज जो है इसी तरह से जीवन को जिया उन्होंने। ठीक है, What according to the author is modern civilization, यानी कहने का मतलब हुआ कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, बताइए। देखिए तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड ब्रूट इन अस, यानी कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता अनंत इच्छाओं की पूर्ति तथा भौतिकवाद और हमारे अंदर भव शून्यता की पूजा है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे जो लेखक साहब है उनके अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है वह क्या है, बताइए। तो उनके अनुसार जो है ना, हमारी जो भौतिक सुख सुविधा है, हमारे अंदर मन में जो हमारी जो भव शून्यता की पूजा है, उनकी जो इच्छाओं की पूर्ति है वही है। यानी कि अभी देखिएगा आधुनिक सभ्यता में क्या हो रहा है, मॉडर्न युग में जो जो इच्छाएं हमारे मन में है, जो जो हम लोगों ने चाहा कि हमें ये करना है, ये पूरी करना है, उन इच्छाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न युग में पूरी कर रहे हैं। ठीक है ना, उन इच्छाओं को हम लोग जो है अपने मन के अंदर से निकाल करके
हम अपने जीवन में उसको जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ को हम लोग आनंदपूर्वक जी रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि आप किस स्टाइल में जी रहे हैं। पहले लोगों को सोने के लिए जो है ना इतना अच्छा से बेड शीट नहीं हुआ करता था। आप विद्यार्थी सब जो सोते होंगे आप लोग, तो आप लोग जो है कंबल बिछा करके अच्छा से रजाई लगा करके तब सोते होंगे। लेकिन एक स्टूडेंट जो है ना, जो तैयारी बाहर में कर रहे होंगे, याद रखिएगा, एक स्टूडेंट का सोने का तरीका जो है सबसे अच्छा है कि आप जो है ना जो एक जो खाली बेड होता है उस बेड पे जो है जो बैनर सब होता है ना, बैनर, वो बैनर बिछा के सोइए, जिससे ठंडा भी लगेगा और आपको जो है और क्या कहते हैं ज़्यादा आप कष्ट होगा ना तो आप कष्ट से जो है ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। याद रखिएगा, जब तक कष्ट नहीं कीजिएगा, लग्जरियस लाइफ जिएगा ना, कंबल दे करके अच्छा से उस पर 2-3 मोटा मोटा कंबल चढ़ा करके आजादी बिछा के तब सोइएगा, तो समझ लीजिए कि जल्दी नौकरी होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है। खैर किसी किसी को तो अब बाद में हो जाता है, अलग बात है। लेकिन जो बच्चा लॉज में रह करके या हॉस्टल में रह कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, उन भाइयों के लिए मेरा, उन बहनों के लिए सलाह है, याद रखिएगा। इसीलिए कष्ट बहुत ज़रूरी है। कष्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप जो है आप इस लग्जरियस लाइफ को आगे नहीं जी पाइएगा। अभी अगर आप सुख कर रहे हैं ना तो आगे दुख कीजिएगा। खैर अब बाद में नहीं होता है किसी किसी को दुख, लेकिन माना जाता है, पूर्वजों का कहना है और यही जीवन का जो है सच्चाई है। खैर देखिए चैप्टर नंबर 12 में क्या कर, सॉरी प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि व्हाट डिड द अर्थवर्क कन्वेरी टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग with modern civilization. What did the earthwork convey to the countrymen about dealing with modern civilization? यानी कहने का मतलब हुआ है कि जो आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में लेखक ने देशवासियों को क्या संदेश दिया है कि यह जो आधुनिक सभ्यता जो हम पे चल रहा है, हम पे हावी हो रहा है, इनसे निपटने के बारे में लेखक कौन है इसका? महात्मा गांधी जी है ना। उन्होंने क्या देशवासियों को संदेश दिया है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे गांधी जी क्या संदेश देता है हम लोगों के लिए। इस मॉडर्न सभ्यता से किस तरह से हम लोगों को बचा जाए या जीना चाहिए, सभ्यता में बचा जाए क्या। हम लोग तो मॉडर्न युग में जिए रहे हैं, तो हम इस सभ्यता को किस तरीका से, किस ढंग से और बेहतर बना सकते हैं, तो चलिए उस बात को जानते हैं। द अर्थवर्क, देखते हैं कि द अर्थवर्क कन्वेरी टू द कंट्रीमैन अबाउट dealing with modern civilization is the to stick to the old Indian civilization as a child killing to the mother's breast। लेखक आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में देशवासियों को बताता है कि वह पुरानी भारतीय सभ्यता से इस तरह चिपक जाए जैसे एक बच्चा अपनी मां के छाती से चिपकता है। याद रखिएगा, क्यों? आप बताइए कि ये जो आधुनिक सभ्यता है वो हम पे हावी हो रहा है, जो वेस्टर्न सभ्यता है वो हम पे हावी हो रहा है। उनसे बचने का एक ही तरीका है कि जिस तरह से बच्चा को जब डर होता है कोई चीज़ का, तो अपनी, जैसे हमको डर किस चीज़ से लग रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से, मॉडर्न जो आधुनिक सभ्यता से डर लगना चाहिए हमें। जिस तरह से बच्चे को डर लगता है कि मतलब कोई भूत आ गया या कुछ, मतलब कुछ हो जाता है तो बच्चे को डर लगता है ना आग से, कुछ से, तो बच्चा मां से चिपक जाता है। उसी तरह से कि हमें भी डर लगना चाहिए, यार ये आग है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, आधुनिक सभ्यता आग की तरह है, ये भूत है एक तरह से, इससे डरना चाहिए हमें, इन्हें नहीं अपनाना। हमारे जो पूर्वज है जो करके गए हैं उनको हमें अपनाना है, उन्हीं से सीख लेना है। वो चीज़ पढ़िए, जब तक आप जो है हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे करके गया है, क्या क्या उन्होंने झेला है और किस, देखिएगा दोस्तों, एक दिन आएगा जब ये सृष्टि फिर से विनाश होगा। जिस तरह से डायनासोर का पहले राज था तो खत्म हुआ ना, अब हमारे मनुष्य का भी जितना भी राज है अभी आने दिन में खत्म होने वाला। ये जो रोबोट सिस्टम, ये फाना, ये जो आप पढ़े होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, पहले लोग नाखून से हथियार करते थे, 10वां क्लास 10 में पढ़े थे ना। अब देखिए हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन कितना हावी हो गया, लोग बम बना लिया है, बंदूक बना लिया है। हाल ही फिलहाल में देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पे भी हमला हो गया, देश के राष्ट्रपति पे। यानी कहने का मतलब वहाँ के राष्ट्रपति जो है ना, एक तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में कब आता है फिर बता रहा हूँ कि मतलब अमेरिका से क्या सिस्टम है, बच्चे को भी गन अलाउ है वहाँ। बताइए, जो जिसको खरीदने का मैंने खरीद सकते वहाँ का गन जो है, ठीक है ना, इस तरीका से वहाँ अलाउ है। तो देखिए आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। क्या करें कि वह पुरानी भारतीय सभ्यता की इस चिपक जाए जिस तरह से माँ अपने क्या कहते हैं माँ के छाती से आप लोग चिपकते हैं, ठीक है। चलिए, इसीलिए उस सभ्यता को हावी मत दोस्तों होने दीजिएगा, क्योंकि नया युग जो ऐसा है ना
कि मतलब क्या कहे, रोड पे निकलना भी अब मुश्किल हो गया। सरकार कहता है नारी सशक्तिकरण, सरकार नारी सशक्तिकरण नहीं कर रहा। और जाकर देखिए अभी हमारे मणिपुर में किस तरह दंगा फसाद होता है। तो ये सभी किसका असर है? वो सभी मतलब दूसरे देश का असर है। वहाँ पे मोबाइल आज इतना हो गया है मतलब कि लोग वहाँ के देश का, एक दूसरे देशों का जो है वीडियो देख सकता है, एक दूसरे देशों का क्या कहते हैं सारा चीज़ देख सकता है। और क्या कहते हैं उसके बाद जो है देखने से क्या होता है, लोगों के दिमाग में गलत अवधारणाएं भावनाएं आती है। मन जो है एक बोलते थे ना, खाली एक रेस्टलेस बर्ड है, मैं बेचैन चिड़िया है, इसको जितना मन उतना ये चाहते रहता है, ठीक है ना। आए दिन देखते होंगे कि मतलब बहुत सारा कांड ऐसे हो रहा है, रेप बलात्कार कितना चीज़ होता है। ये सभी किसका नतीजा है? ये सभी पहले कहाँ होता था? मतलब कहा जाए तो एक तरह से ये सभी गलत, मतलब ये आधुनिक सभ्यता का ही असर है एक तरह से। तो प्लीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आधुनिक सभ्यता को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें किसको, जो पुरानी सभ्यता हमारी है, जो कल्चर है, उसको प्राचीन सभ्यता को अपना रहना चाहिए, ठीक है। जो हमारे देखिए अभी देखेंगे हम लोग, जब भी हम लोग कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं घर में, तो आप देखे होंगे कि पति के साथ पत्नी भी बैठती है पूजा करने, बैठती कि नहीं बैठती है। उसके बाद जो है जब हम लोग कभी हवन सब करवाते हैं तो उसमें हम लोग अपने घर अपने जितने रिश्तेदार हैं, अभी आप लोग संस्कृत में चैप्टर पढ़े होंगे कि जो विवाह संस्कार हो गया या हमारे घर में जो कोई त्योहार होता है, भारतीय संस्कार पढ़े होंगे। उसमें जो है हम लोग पूरे अपने मित्रों को, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने चाचा चाची नाना नानी सबको बुलवाते हैं और तब हम लोग कोई अनुष्ठान करवाते हैं। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं का कहना था कि एक बार साल में जरूर कोई न कोई अनुष्ठान घर में करवाना चाहिए, जिसमें हम लोग अपने जो सही संबंधी है उनको निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए। उससे होता है क्या कि उनसे जो हमारी जो सभ्यता है वो बरकरार रहेगा और हमारी जो प्रेम भावना है वो बनी रहेगी, ठीक है। इससे हम किसी से टूटेंगे नहीं। दोस्तों आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, जो बच्चा पढ़ा है वो जानते होंगे। देखिए अगला प्रश्न का 13 नंबर में कर रहा है कि व्हाट इज द disgusting characteristic of modern civilization. What is a disgusting characteristic of modern civilization? जो है क्या कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि देखिए 13 का जो आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि जो मतलब आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट विशेषता क्या है, बताइए। 13 नंबर का जो प्रश्न कर रहा है उसका मतलब हुआ कि आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट विशेषता है वो क्या है। तो जानते हैं हम लोग विशेषता क्या है। देखिए द disgust characteristic of modern civilization is that is based on materialism and indefinite मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह भौतिकवाद और मानव इच्छाओं की अनिश्चित बहुगुणता, ठीक है, पर आधारित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आधुनिक, फिर समझिए, द डिस्गस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट इट इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म एंड इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता यह है कि भौतिकवाद और मानव इच्छाओं को अनिश्चित बहुगुणता पर आधारित है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज रोकते थे कि अपने मनमानी नहीं करना है, आपके मन में जो आता है वो नहीं करना है, तो उस बात से रोकता था, वो सभ्यता था हमारी प्राचीन सभ्यता। लेकिन आधुनिक सभ्यता ऐसा सभ्यता है जो हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, किसमें दोस्तों, जो हमारी मन में जो इच्छाएं हैं, जो बहुगुणता पर आधारित है, हमारी जो भौतिकवाद है, जो चीज़ हम देखते हैं, जो समझते हैं, उन इच्छाओं को पूरी करता है। कौन युग की सभ्यता? तो आधुनिक सभ्यता, ठीक है। तो हमारी हर बात जो कहते हैं आप वो करते हैं। देखते नहीं है कि हम कहते हैं कि हम फलाना काम करेंगे तो वो काम करते हैं, कहते हैं किसी को मारेंगे तो किसी को जाकर मार देते हैं। मतलब ये सभ्यता हमारी मन में जो इच्छाएं पलती है, जो चलती है, उसको जाकर वो कर रहा है लोग, तो ठीक है। तो ये सभ्यता कैसे सभ्यता है? आधुनिक युग की सभ्यता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वही कह रहा है द अर्थवर, लेखक के अनुसार क्या कहता है, पी रिसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इनविटेशन। हाउ द अर्थवर पी रिसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्विटेशन हाउ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक आधुनिक आविष्कारों से खतरे को महसूस किया है। कैसे? लेखक आधुनिक जो युग है उससे खतरे को महसूस क्यों किया है, कैसे किया है महसूस, बताइए। तो
हमारे जो लेखक साहब है महात्मा गांधी, उन्होंने जो नया नया जो युग है, आधुनिक युग, जिस मॉडर्न युग में हम लोग कहते हैं ना, मॉडर्न युग का लड़की है, वह युग जो है हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसको महसूस कैसे किया है उन्होंने, तो चलिए जानते हैं खतरे की घंटी कैसे हमारे लिए है ये मॉडर्न युग। और आप कहते हैं कि मॉडर्न युग का लड़का लड़की है, हम जींस पहनेंगे, हमको जो मन होगा सो करेंगे। एक बार पिताजी कहता होगा कि बेटा ये काम कर दो, तो कहता होगा कि हाँ आपका ये काम करेंगे, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे। आप कभी कहते होंगे, आप पापा के सामने तो नहीं कहते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त को जरूर बोलते होंगे। आशा है कि आप लोग बोलते तो जरूर होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। ये सर भी जानते हैं ये बात, आप लोग जानते होंगे। पिताजी के सामने तो नहीं, पड़ोस में जरूर लड़का लड़की को बोलते होंगे यार क्या कर लेगा वो, कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा कोई। तो आप लोग तो याद रखिएगा, ये किसका असर है, तो ये हमारी नया युग का असर है। ये इन्विटेशन यानी कि जो आप जो मॉडर्न युग को बुला रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं कि बाबू आइए मॉडर्न युग आप पे हावी जो हुआ है, इसका देखिए क्या असर होने वाला है। हमारे गांधी जी तो एक अच्छे इंसान, हमारे पिता न है, राष्ट्रपिता न है। अब देखिए उनके अनुसार क्या हम हमारे लिए बोल के गए हैं, हमारे राष्ट्रपिता जो देश को आज़ाद दिलाने में जिन्होंने इतना बड़ा अहम दिमाग लगा करके सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ करके, दिमाग से मतलब माइंड से लड़ा उन्होंने और हमें आज़ादी दिला दिया। तो आज आपको भी मानना पड़ेगा कि वो इंसान जो हमारे लिए कह रहा है वो बात सही होता है कि नहीं होता है। जिस तरह एक अगर ओझा गुनी कोई कह देगा आपको, एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो आपको कोई पंडित कह देगा कि बेटा आपका हाथ देखे आपको नौकरी फिक्स है, वही तरह से महात्मा गांधी भी कह दिया आपको कि जो बाबू मॉडर्न सिविलाइजेशन आने वाला है ना, वो आपके लिए खतरा है, घंटी है। कैसे, तो आप जानिए, हमारी इसको समझिए, महात्मा गांधी की तरह से समझिए कि हमारे आपके लिए पंडित का काम कर रहा है, एक वैद्य ओझा का काम कर रहा है, बोल दिया है कि ये काम मत करो आगे चल के, तो समझ लीजिए। तो देखिए क्या खतरा है कि द अर्थवर पी रिसीव्ड, ठीक है, डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्विटेशन बिकॉज इट्स सम ऑफ इन्विटेशंस आर टू मैडनिंग टू रिसिट only for time being, but its impact is bettering away the permanent and good for a momentary pleasure। यानी लेखक आधुनिक आविष्कार से खतरा का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ आविष्कार कुछ समय के लिए लाजवाब कर देने वाले होते हैं। इसका प्रभाव क्षण भर की आनंद दे सकता है, देकर जो है अस्थायी हित को छीन लेता है। नहीं समझे, देखिए समझिए दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, सर्दी हुआ है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि बच्चे इंतजार करते रहता है वीडियो का। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो लेखक हैं हमारे महात्मा गांधी साहब, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जो आधुनिक आविष्कार आपके लिए खतरे की घंटी इस तरह से अनुभव कर कीजिए कि आप देखे होंगे कि गैस सिलेंडर देखे हैं, चलिए यहीं से एग्जांपल लेते हैं, कितना जल्दी उस पर बताइए खाना बन जाता है। जब आप लोग क्लास से आते होंगे, आप बस खाना बनाना चालू करते होंगे, चला दिए, दो डबल वाला चूल्हा रखे होंगे विद्यार्थी सब, डबल वाला चूल्हा रहता है, फटाफट चला दिए पकड़ के, ठीक है ना। और देखिए जला तो दिए, खाना तो बना लिए, तुरंत बन जाता है। लेकिन ये क्षणिक भर के लिए अगर बाय चांस मान लीजिए मूस चूहा जो है आपका, जिसको मूस बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में, चूहा आपका क्या किया होगा, पाइप काट दिया होगा बाय चांस, भगवान न करे ऐसा हो। और मान लीजिए आपको यहाँ से एक सीख भी हम देना चाहते हैं, इसीलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब मान लीजिए चूहा आप क्लास से आए, आप हो सकता है 4 घंटा 5 घंटा क्लास रहता है, सब बच्चे का ऑफलाइन क्लास रहता है, क्लास से आए देखे नहीं है, जाकर जला करके लाइटर जला रहे हैं, 2-4 बार जलाएं, लाइटर जलता है ना, आपको लगता होगा क्या लाइटर जलने रहा है यार, चलो भाई 2-3 बार जलाएंगे, अब पता चलेगा जब फक से धर लिया नीचे में। एक बार हम जब पढ़ते थे ना दोस्तों, ऐसे ही हुआ था, छोटा सिलेंडर था एक दोस्त के रूम में, मेरा तो सिलेंडर बड़ा था, लेकिन जो दोस्त के रूम में गए थे उस मतलब सिलेंडर छोटा था, तो उसके रूम में जा करके सिलेंडर पे होता है ना बर्नर, वो उसको रेगुलेटर को हम क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, बोले कि तो लगता है तुम्हारा गैस दोस्त महक रहा है, ठीक है, उसको जाकर घुमा दिए, क्या हुआ यहीं से टूट गया। और ये जो इस पाइप में जो गैस भरल था, तो रोटी बना रहा था लड़का, ठीक है ना, ये पाइप में गैस भरा हुआ था, ये क्या हुआ, ये आकर के लपक लिया इसको, समझिए कि इस अब ये जो है पूरा इसमें जलने लग गया। अब बताइए रूम जो था खपरा का रूम था, खपरा के घर में कौन कौन रहा है बताइए। अब ये बांस जो था उसमें बांस दिया हुआ, वो जो है इतना ये धंधुरा देने लगा, आग फेंकने लगा कि मत पूछिए दोस्तों। तब किस तरह से उस टाइम में मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, वहाँ पे बालू रखा हुआ था, हम बार बार उसको उठा रहे थे, हमसे बालू नहीं उठ रहा था। सोचिए हम जब 12th का तैयारी जब कर रहे थे, 11th 12th का,
तो उस समय की बात है, मतलब हमसे मतलब वो उठ नहीं रहा था बालू, सोच लीजिए कि क्या था मतलब वो मंजर। तो था तो है तो बहुत हमारे लिए फायदामंद चीज़, लेकिन ये जब अपने आप पे आ जाएगा, देखिए जो एटम बम बनाया है सर, मतलब मान लीजिए, तो वो कितना हानिकारक है। जो बंदूक है, आप बताइए, लोग डर तो जाता है कभी कभी, हम लोग अपने इच्छा की जो, मान लीजिए कभी विवाह शादी में जाते हैं हम लोग, अब फायरिंग करते हैं ऊपर, विवाह शादी में पंडाल में फायरिंग मारते हैं ना, तो वो मारने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाय चांस कहीं आकर के आपको ही लग जाए रिटर्न होकर के। हाँ, जेवीएम कहीं ब्लास्ट कर गया, बम रखते हैं जब जब जाते हैं शादी विवाह में फोड़ने के लिए, अब बाई चांस कोई जेवीएम ब्लास्ट कर गया, बारूद रहता है उसमें, किसी कारणवश से ब्लास्ट कर गया, तो क्या होगा सोचिए जरा हाल। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन सभ्यता जो है ना, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरा होने वाला है आगे चल करके। ये जो रोबोट बना दिए ना, हम लोग बैठल रहते हैं रोबोट, जो अपने लोग के देश में उतना मतलब अथी तो नहीं है रोबोट का, लेकिन चले जाइए आप पश्चिमी देश में, अरे भाई जापान सब इतना कहता है टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन बना दिया, मतलब क्या कहे, मतलब बुलेट ट्रेन इतना फास्ट में चलती है कि अगर कहीं बाय चांस मिस हुआ तो समझ लीजिए कहाँ जाके गिरेगा वो, कितना फास्ट में, कोई आदमी का एक मतलब एक हड्डी तक नहीं मिलेगा, पिचक जाएगा वो आदमी, समझ लीजिए इतना फास्ट रहती है। तो कहने का मतलब सब सुविधा दे रहा है जितना, उतना हमारे लिए खतरा भी है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए दोस्तों हमारे जो नहीं कहता छोटा सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। दोस्तों जो गांव में रहता है उनका तो आनंद ही कुछ अलग ही मजा होगा, वो गांव का प्यार, वो गांव का खेत खलिहान जो घूमता होगा शाम के समय जा करके, बच्चे जो तैयारी करता होगा। तो दोस्तों तो देखिए अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है, व्हाट डज द अर्थवर प्रीफर टू मेटेरियलिज्म, यानी कि व्हाट डज द अर्थवर प्रीफर। दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन एक आता होगा मन में कि आप सर गैस का आग कैसे बुझाएं, आग लग गया क्या, हमें डर हो गया, लगता है कि कहीं पुलिस न रूम मालिक बुला ले। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मैं बताना चाहता आपको कि बाद में जो है वो मेरा जो दोस्त था जो खाना रोटी बना रहा था, वो थोड़ा मतलब क्या किया जा करके, वही जो बालू था उस बालू को उठा करके उस पर पटक दिया जा करके, बोरा का बोरा, 2 बोरा रखा था, रूम मालिक का रूम बन रहा था बगल में, तो वही बोरा जा करके उस पर मार दिया बालू को, सूखा बालू था, उसके बाद बंद हो गया। तो आप जब आगे लगे तो आप बालू जा करके उस पर दे दीजिएगा, तो कुछ मतलब उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन ज़्यादा आदमी के घर भी, जब हम घर आए ना उसके बाद बोले नहीं फ़ोन करके कैसे से हुआ, मेरे पैर का जो है रुइयाँ सब थोड़ा जल गया था, थोड़ा हल्का फुल्का, जो वहाँ पे कपड़ा वपड़ा रखा था वो सब जो है जल गया था थोड़ा, और बाकी कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा घटना बड़ा नहीं हुआ। तो आशा है कि आप लोग समझ गए। आप लोग को भी क्वेश्चन मन में चला सर उसके बाद हुआ कैसे, इसलिए हम सोचे कि बता देते हैं आपको। तो दोस्तों अब आपसे जुड़ गए हैं तो मुझे बात करने में आपसे मज़ा आता है। खैर छोड़िए, व्हाट डज द अर्थवर प्रीफर टू मेटेरियलिज्म, ठीक है, यानी कि इसका हिंदी हुआ कि जो लेखक साहब है वो भौतिकवाद को क्या पसंद करता है, बताइए। तो लेखक भौतिकवाद को पसंद करता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो जानते हैं वो, द अर्थवर प्रीफर वांट सेल्फ डिनेल टू मेटेरियलिज्म, यानी कि लेखक भौतिकवाद के बदले इच्छा भोग को सीमित करना पसंद करते हैं। यानी लेखक जो है, हमारे जो राइटर साहब है, महात्मा गांधी साहब जो है, हमारे राष्ट्रपिता जी जो है, उन्होंने वह चाहते हैं कि हम लोग जो है भौतिकवाद के बदले जो है हम जो अपनी मन की इच्छा है ना, इसको भाई थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है ना, इसको क्या करें, कंट्रोल करें। अगर दोस्तों आप लोग लॉज में रहते होंगे, आपको अगर पनीर खाने का मन करता होगा या मछली लाने का मन करता होगा, प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा इस पर, क्योंकि 10 टका बचा कर रखिएगा तो अगला दिन जो है एक अंडा, पहले लोग जिसको पहले जो आप लोग पढ़ते भी होंगे तो सब्जी उब्जी महंगा होगा तो आप लोग जा करके 10 रुपया का अंडा जाके ला लेते होंगे, सोचते हैं 2 भाई अंडा ले लेते हैं कच्चा वाला, 5-5 रुपया 6 रुपया में देता है, बना लेते हैं, ऐसे ही करते होंगे बचने के लिए। तो यही करा है कि अपने मन की जो भोग है ना, जो इच्छा है, उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, सीमित कीजिए, ठीक है ना। यही लेखक से आप चाहते हैं, वही पसंद करता है, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है, जो हमारी सभ्यता है वह किस पर निर्भर करती है। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, तो आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड क्या कहता है, रेस्ट्रेशंस, ठीक है, ऑफ मटेरियलिज्म। हमारी सभ्यता मानवता की सेवा और भौतिकवाद के प्रतिबंध पर निर्भर करती है। देखिए हमारी जो सभ्यता है ना, वो मतलब मानवता की सेवा। देखिए मानवता का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि मानव जो है किस तरह से लोग हमें जीवन जो मिला है वो किस लिए मिला है, हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए। हमारे जो गांव समाज में लोग रह रहे हैं उनकी सेवा करना। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि जाकर गोड़ दबा देते, पैर दबा देते हैं, ये सेवा नहीं हुआ एक तरह से। अब मान लीजिए कोई लाचार आदमी है, अगर आपको हो सके तो जिस चीज़ से मदद हो सके, खाना से हो सके खाना खिला दीजिए उनको, या आपको कोई काम है या उनमें हाथ जाके बटा दीजिए। रुपया से मदद हो सके, किसी की बेटी का शादी हो उसमें अगर आपके पास है
₹10 ₹20 एक्स्ट्रा करके, या आप कोई चंदा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या उनके शादी विवाह में या किसी चीज़ में कोई किसी को कुछ हो गया, दुर्घटना हो गया, उनकी मदद करना। अभी देखिए होंगे कि लोग क्या करता है, कोई एक्सीडेंट कर गया और लोग वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो उसकी मदद करने के बजाय वो वीडियो बना रहा है भाई, वो अपना लाइव दे रहा है कि देखिए अभी अभी घटना हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, क्या पूछिए, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे इतना वीडियो। तो ये सेवा हमारी नहीं, ये मानवता की सेवा करना हमारे लेखक साहब कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है ना, ये हमें सिखाती है कि मानवता की सेवा किया जाए, ना कि भौतिकवाद, मतलब जो हम लोग जो मन की इच्छा जो पूरा करते हैं, वो इच्छा आपको उसको कंट्रोल कीजिए, उन पे प्रतिबंध लगाइए, भौतिकवाद पे कंट्रोल कीजिए। हाँ, ये जो शॉर्ट वीडियो बना देते हैं जा करके और कह देते हैं कि ये देखिए एक्सीडेंट हुआ था, हमने अभी भी देखिए लोग सेवा करता है, तो आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे कि कोई लोग जाके वीडियो बनाता है, किसी आदमी को जो है कोई साड़ी दे रहा है, कोई किताब बांट रहा है, कोई कलम बांट रहा है, कोई इंसान क्या कहते हैं किसी को भोजन दे रहा है, वो वीडियो बनाता है। उनसे हमें सीख भी लेना चाहिए, अच्छी बात भी है, चलिए भाई कम से कम उस बहाना से तो कम से कम किसी का मदद कर रहा है, तो उनसे सीख भी लेना चाहिए हमें कि कम से कम मदद करनी चाहिए किसी इंसान की, अगर आप सक्षम है तो। नहीं तो इतना मजबूत बन जाइए, अपने आप बना लीजिए कि आप किसी का भला कर सके। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये कर्म ही आपके साथ जाएगा। याद रखिएगा, अभी जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा हुआ ही आपके साथ जाएगा, ये रुपया पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। जो आप जैसे ही आप जाइएगा ऊपर, समझ में आया ना, तो अभी भगवान न करे भी जाइए, ठीक है ना, तो आपके साथ कौन चीज़ जाएगा, तो आपका जो कर्म किया हुआ वह हिसाब होगा। पता नहीं क्या होने वाला है। वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे बीरबल वेंट टू हेवन, मतलब बीरबल कहाँ गया, स्वर्ग गया था, याद है ना, क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो देखिए क्या कहता है कि तो वही करा है कि अब देखिए उन पे क्या करना, उनके भौतिक बात पे क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न से लास्ट अंतिम प्रश्न है इसका, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। व्हाट इज सिविलाइजेशन इज रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी इसका मतलब हुआ कि सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ क्या है, बताइए। जो सभ्यता शब्द है, सिविलाइजेशन शब्द है, इनका रियल सेंस क्या है, क्या सेंस है, इसका क्या अर्थ है, इस पद का जो है क्या अर्थ है, बताइए टर्म का। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू सर्व ए मैन टू द पथ ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का प्रदर्शन, यानी कर्तव्य के राह पर पथ बताता है, कर्तव्य की राह बताता है। इसीलिए दोस्तों हमारी सभ्यता को हमें भूलनी नहीं चाहिए। हमें सभ्यता क्या बताती है, हमें सभ्यता जो है हमें कर्तव्य पथ यानी राह बताती है, हमें किस राह पे चलनी चाहिए। और हम जो अभी इतना बात बताएं आपको, ये भी तो हम आपको राह ही दिखाएं कि भाई ऐसा वैसा गलती मत कीजिए। देख रहे हैं ना किस तरह से दुनिया चल रही है, तो प्लीज़ आप भी एक अच्छा पिता का बेटा बनिए, एक अच्छी बेटी बनिए, अच्छा भाई बनिए, अच्छा बहन बनिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर जो आपका डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर। चलिए दोस्तों आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है।